हम लोग देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होगा? तो प्लांट में रेस्पायरेशन का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट के पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। जैसे ह्यूमन में लंग्स प्रेजेंट है, अदर एनिमल में लंग्स, स्किन, गिल्स प्रेजेंट है रेस्पायरेशन के लिए, लेकिन प्लांट में कोई भी स्पेसिफाइड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है रेस्पायरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन का डिमांड कैसे फुलफिल होता है? प्लांट में ऑक्सीजन का डिमांड इन्वायरमेंट से फुलफिल होता है। और वो कैसे होगा? हम लोग देखते हैं प्लांट के पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स में रूट प्रेजेंट है, स्टेम है और लीफ है। प्लांट एरोबिक रेस्पायरेशन करता है। और सबसे पहले रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट है, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स सॉइल से ऑक्सीजन कैच करता है फ्रॉम थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से सॉइल से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और रूट का सारा सेल रेस्पायरेशन करता है। उसके बाद स्टेम में एक माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है जिसका नाम है लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स माइन्यूट पोर्स है स्टेम में, और इस माइन्यूट पोर्स से ऑक्सीजन इंटर करता है इन्वायरमेंट से, और ये ऑक्सीजन स्टेम के सारे सेल में रेस्पायरेशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है। उसके बाद लीफ, हम लोग जानते हैं लीफ में बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है जिसका नाम है स्टोमाटा ए माइन्यूट पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो लीफ में रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा प्रेजेंट है, स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, और रूट में रूट हेयर सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, कैच करता है। तो इस तरह प्लांट में रेस्पिरेशन का मेथड थोड़ा सा अलग है ह्यूमन से, अदर एनिमल से। और क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्लांट का सारा पार्ट सेल्फ डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन खुद से लेता है, खुद से एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट में डे टाइम में रेस्पिरेशन का मेथड थोड़ा अलग है और नाइट में अलग, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होगा और फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन फिर वो रेस्पिरेशन में इंटर करता है। लेकिन नाइट में रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप है तो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी नहीं बनता है, और ये बाई प्रोडक्ट का ऑक्सीजन जब नहीं बनता है तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को अलग से बाहर से ऑक्सीजन का फुलफिल डिमांड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें डे टाइम फोटोसिंथेसिस। जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से इंटर करता है लीफ में, उसके बाद वाटर, ये दोनों फूड का फॉर्मेशन करता है C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में बनता है। लेकिन रेस्पिरेशन होता है अगर डे टाइम में रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा C6H12O6 प्लस, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराता है इस ग्लूकोज का, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बाई प्रोडक्ट में बनता है। तो ये डे टाइम का प्रोसेस। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का ये ऑक्सीजन इस रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल कर देता है। लेकिन अगर नाइट की बात करें, एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होगा, और रेस्पिरेशन चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो रेस्पिरेशन से यहाँ पर C6H12O6 ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है और फिर फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का। तो ये ऑक्सीजन अब तो फोटोसिंथेसिस से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन बाहर से इन्वायरमेंट से लेना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन
सप्लाई होगा और इस ऑक्सीजन का सप्लाई प्लांट के स्टोमाटा से होगा। इसलिए प्लांट्स रात में, नाइट टाइम में ऑक्सीजन कैच करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगा और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करता है और इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन का 4 स्टेप है। पहला स्टेप मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इनसाइड सेल। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड सेल, जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच चुका है तो सेल के अंदर क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है और दोनों जगह पे एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट स्टेप है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। इसमें ऑक्सीजन का डिमांड नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और ये पायरुविक एसिड 4 मॉलिक्यूल एटीपी बनता है इसके साथ और 2 मॉलिक्यूल NaDH2। पायरुविक एसिड के साथ 4 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 मॉलिक्यूल NaDH2 का। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए हम लोगों को 2 एटीपी एनर्जी अलग से सप्लाई करना पड़ता है। तो 2 एटीपी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में प्लस 4 मॉलिक्यूल एटीपी में और 2 मॉलिक्यूल NaDH2 में। NaDH2 एनर्जेटिक कंपाउंड है। इसके बाद अगर नेट एटीपी बात करें, नेट एटीपी 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है और 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है तो नेट एटीपी होगा 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों को 2 एटीपी एनर्जी मिलेगा और 2 एटीपी NaDH2 मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट स्टेप है दूसरा, लिंक रिएक्शन दूसरा स्टेप। अब इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A उसमें कन्वर्ट होगा और साथ में 2 NaDH2 2 मॉलिक्यूल NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। लिंक रिएक्शन में फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है रेस्पिरेशन का और इसी का नाम है दूसरा TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डिस्कवर्ड बाय H.A. Krebs। क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक फ्लो है और साइक्लिक फ्लो में एक कंपाउंड
दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह बहुत सारे स्टेप के बाद हम लोगों को यहाँ पर ATP भी प्रोड्यूस होता है, FADH2 प्रोड्यूस होता है और NADH2 प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता कहाँ है। क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम O को एसिटाइल कोएंजाइम A, ये लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एसिटाइल कोएंजाइम A एक्सेप्टेड बाय ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम A को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करता है और फॉर्मेशन करता है फर्स्ट प्रोडक्ट का, और जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। हम लोगों को क्रेब्स साइकिल में 6 मॉलिक्यूल NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल FADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस होता है। तो क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्शन होगा किसका? 6 मॉलिक्यूल NADH2 का, 2 मॉलिक्यूल FADH2 का और 2 मॉलिक्यूल ATP का, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। अब हम लोग इसके साइकिल को देखते हैं, ये साइकिल कैसे चलता है। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले बहुत सारा स्टेप है और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे अलग अलग एंजाइम काम करता है। सबसे पहले जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा। यहां से ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज बदलेगा पायरुविक एसिड में और फिर लिंक रिएक्शन से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A एक्सेप्टेड बाय ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसको कैच करता है और फॉर्मेशन करता है साइट्रिक एसिड का। साइट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट का प्रोडक्शन होता है। ये सक्सिनेट फिर कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट और ये फ्यूमरेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट या मैलिक एसिड में, और फिर ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड में। तो ये मेन स्टेप है क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करके पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये साइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रिक एसिड में, और आइसोसाइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा NAD+ से NADH2 का, NADH2। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन होगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम A से पहले भी NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। तो यहाँ भी NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और इस जगह पर ATP का फॉर्मेशन होता है। ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा और फिर ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा और फ्यूमरेट जब बनता है तो यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है FAD+ से। FAD+, NAD+, ATP सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और उससे फॉर्मेशन हो रहा है FADH2 का, और फिर यहाँ से
मैलेट बनेगा और मैलेट से फिर ऑक्सिडो एसिटिक एसिड बनेगा और यहाँ पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होता है NAD+ से। तो इस तरह क्रेब्स साइकिल कॉम्प्लेक्स साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग जगह पे NADH2 और FADH2 और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल NADH2, 2 मॉलिक्यूल FADH2 और 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फोर्थ स्टेप ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। और ETS है क्या? ETS एक कन्वर्सन का प्रोसेस है। ETS एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और ETS बहुत सारे चेन रिएक्शन से होते हुए ये फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है NADH2 को NADH2। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। क्रेब्स साइकिल में 6 मॉलिक्यूल NADH2, 2 मॉलिक्यूल FADH2 और 2 मॉलिक्यूल ATP, इसका फॉर्मेशन हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ETS में इस तीनों स्टेप में ये NADH2 और FADH2 इसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में, क्योंकि हम लोगों को ATP प्रोड्यूस करना है रेस्पिरेशन से। तो ATP का प्रोडक्शन, ये जो NADH2 बना है और FADH2 बना है तीनों स्टेप में, इसका कन्वर्सन होता है ATP में। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्मेशन हुआ है 2 NADH2 का। तो यहां पर इससे 6 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। लिंक रिएक्शन की बात करें, लिंक रिएक्शन में भी 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना था और इससे भी यहां पर 6 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। क्रेब्स साइकिल में 6 मॉलिक्यूल NADH2 बना है और इससे यहां पर 18 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है, 18 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल FAD बना है, 2 मॉलिक्यूल FAD से 1 मॉलिक्यूल FAD से 2 मॉलिक्यूल ATP बनता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल FAD से 4 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये ETS का प्रोसेस है। ETS एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड करता है इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 ये कॉम्प्लेक्स काम करता है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाद तब जाके ये कन्वर्सन होगा। तो हम लोग इस सिर्फ कन्वर्सन को देख रहे हैं, यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ है और अब ये ATP में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS फाइनली ये प्रोड्यूस करता है 38 ATP, क्योंकि इससे पहले भी ATP यहाँ पर बना है ग्लाइकोलाइसिस में भी। तो टोटल ATP बनेगा 38।
ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फाइनल प्रोडक्ट है रेस्पायरेशन का। इस तरह सेल में रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है।